हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट की सूजन की बीमारी के बारे में, यानी मायोकार्डाइटिस के बारे में। ये एक कॉमन बीमारी है, लेस कॉमनली डायग्नोज होती है क्योंकि काफ़ी लोगों को इस बारे में पता नहीं होता और इसके बहुत अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं और बहुत सारे तरह का मायोकार्डाइटिस होता है जो कि कई बार मिस आउट हो जाता है क्योंकि लोग इसको सस्पेक्ट नहीं करते। तो मायोकार्डाइटिस के बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। अगर प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं हो तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसमें हार्ट फेलियर हो सकता है जो कि परमानेंटली हो जाता है और कंडक्शन ब्लॉक्स भी डेवलप हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इसलिए जितना लोगों को दिखाई देता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये होता है। अंडर डायग्नोज्ड है क्योंकि कंपेरेटिवली ज़्यादातर लोग इसको सस्पेक्ट नहीं करते, इको वगैरह अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए काफ़ी केसेस में मिस हो जाती है। ज़्यादातर मायोकार्डाइटिस बहुत तरीके का हो सकता है। मोस्ट कॉमनली वायरल मायोकार्डाइटिस होता है। वायरस बहुत सारे तरह के होते हैं। रिसेंटली कोविड-19 तो है ही है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, वो भी मायोकार्डाइटिस कॉज करता है और वो भी हार्ट को सूजन क्रिएट करता है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु कोविड रिलेटेड होती है। कोविड मायोकार्डाइटिस में लंग्स के साथ साथ काफ़ी लोगों की जो मृत्यु देखी गई वो मायोकार्डाइटिस की वजह से भी देखी गई। बहुत सारे तरह के वायरस, बॉडी में तरह तरह के एंटीबॉडीज़ की वजह से कोई कभी अगर बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह भी हो, फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी हो तो भी वो मायोकार्डाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन वायरल मायोकार्डाइटिस या ऑटोइम्यून यानी एंटीबॉडी रिलेटेड मायोकार्डाइटिस ही होता है। ये ज़्यादातर यंग पेशेंट या उम्रदराज पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है। ज़्यादातर लोगों को ये होने से पहले कोई फीवर वगैरह के होने का या लूज मोशंस वगैरह की हिस्ट्री रहती है। कई बार कोई सिम्टम्स ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स में लोगों को अगर वायरल मायोकार्डाइटिस की वजह से हार्ट फेलियर हो तो टिपिकल हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे चलने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना, घबराहट होना, धड़कन बढ़ जाना, चक्कर आना, बेहोशी होना। इस तरह के सिम्टम्स लोगों को हार्ट फेलियर से रिलेटेड हो सकते हैं। कई बार लोगों को कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज अगर हो, यानी हार्ट का कंडक्शन सिस्टम अगर फेल हो जाए तो लोग सडनली अनकॉन्शियस हो सकते हैं, मिर्गी वगैरह जैसा उनको आ सकता है। और हृदय की गति कम होने की वजह से भी उनको सांस वगैरह फूलने का या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। मायोकार्डाइटिस हार्ट को बहुत तरीके से अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली ये हार्ट का मसल को खराब कर देता है, हार्ट का स्नायु को खराब कर देता है और स्नायु के अंदर ही नर्व फाइबर्स जो हार्ट को कंडक्शन बीट करने के लिए जो करंट प्रोवाइड करते हैं वो भी पास करते हैं, तो उनको भी ये परमानेंटली डैमेज कर सकता है। वायरल मायोकार्डाइटिस से पहले ज़रूरी नहीं है कि लोगों को फीवर हो। काफ़ी पेशेंट में हालांकि फीवर देखा जाता है। फीवर होने के कुछ दिन के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज़ वगैरह बनते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को मायोकार्डाइटिस होता है। कुछ लोगों को इससे पहले डायरिया वगैरह होने का चांसेस है जो कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का पार्ट है। ऐसे लोगों में यूजली अगर हार्ट रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स है तो एटलीस्ट इको करके देखना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी केसेस में पिकअप हो जाता है कि किसी को वायरल मायोकार्डाइटिस हो रहा है साथ में, क्योंकि ये कोई भी सिंपल डायरिया डिसेंट्री के पेशेंट्स में या सिंपल किसी को वायरल फीवर वगैरह भी हो तो उसके भी साइड इफेक्ट्स में हो सकता है और व्यक्ति की जान जा सकती है। इसमें लोगों का हार्ट वीक हो सकता है, डायलेट हो सकता है, वैल्व का डैमेज हो सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है, कंडक्शन ब्लॉक हो सकते हैं, गति बहुत कम हो सकती है, गति बहुत ज़्यादा हो सकती है, हार्ट का टिश्यू परमानेंटली डैमेज हो सकता है, किसी किसी को लकवा भी हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वायरल मायोकार्डाइटिस में देखे जाते हैं। और बात करेंगे इसके टेस्टिंग के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टूल जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ईसीजी और इको है। बेसिकली ईसीजी में अगर किसी को सिंपल मायोकार्डाइटिस है तो पेशेंट को ईसीजी में कुछ कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज मिल सकते हैं, कभी कभार हार्ट अटैक के सिमिलर दिखने वाले ईसीजी पैटर्न्स भी मिल सकते हैं और जिसमें कई बार लोगों को अगर डॉक्टर्स कंफ्यूज करते हैं तो कई बार हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट भी चालू कर देते हैं। पर एक बात जानना समझना जरूरी है कि वायरल मायोकार्डाइटिस रिलेटेड ईसीजी में पेशेंट को स्लो सिम्टम्स होंगे, सीवियर चेस्ट पेन, घबराहट वगैरह नहीं होगा जो कि हार्ट अटैक में होता है। फीवर वगैरह होने का चांस ज़्यादा है, पर हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है और ज़्यादातर कई बार इसका डायग्नोसिस फाइनल एंजियो होने के बाद ही डिसाइड हो पाता है। समझना ज़रूरी है कि कई बार ये ईसीजी पैटर्न जो कि हार्ट अटैक के सिमिलर हो वैसा पैटर्न्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा हार्ट की कंडक्शन सिस्टम अगर फेल हो जाए तो कंडक्शन ब्लॉक्स डेवलप हो सकते हैं। हार्ट के चेंबर्स अगर डायलेट हो जाए तो चेंबर डायलेटेड रिलेटेड ईसीजी चेंजेस मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टूल इसको डायग्नोज करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी है। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट का सोनोग्राफी है जिसमें हार्ट में हम अल्ट्रासाउंड की बीम पास करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन को ये मशीन का प्रोब जो है डिटेक्ट करता है और मशीन पर एक फोटो आ जाती है। ये सिंपली नॉन रेडिएशनल और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है और हार्ट के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल इकोकार्डियोग्राफी को ही माना जाता है। हार्ट मायोकार्डाइटिस वाले पेशेंट में हार्ट डायलेट होना, हार्ट के वैल्व्स का डैमेज होना, हार्ट के कंडक्शन सिस्टम का डैमेज होना, इस तरह की चीज़ें इको में कई बार पिकअप की जा सकती हैं।
इसके अलावा एक्सरे में हार्ट फेलियर के साइंस मिल सकते हैं। एमआरआई एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है जिसमें हार्ट की टिश्यू में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और उसके रिलेटेड जो सूजन वगैरह है वो कई बार पता चल जाती है, तो इसलिए एमआरआई सबसे अच्छा टूल माना जाता है इसको डायग्नोज करने के लिए। पर ये कार्डियक एमआरआई होता है, ये रूटीन एमआरआई जैसा नहीं है जिसको आप किसी भी एमआरआई सेंटर पे करा सके। इसके लिए स्पेशली डिजाइन सॉफ्टवेयर आता है जो कि हर एमआरआई सेंटर पे अवेलेबल नहीं रहता, तो इसलिए आपको स्पेसिफिक एमआरआई सेंटर जो कार्डियक एमआरआई करने के लिए कैपेबल है वहीं पे ही भेजा जाता है एमआरआई को करवाने के लिए। ये हर एमआरआई सेंटर पे पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में डी डाइमर, सीआरपी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि अरे फैक्टर, एएनए, ये सब टेस्ट कई बार इन्फ्लेमेशन को बॉडी में डिटेक्ट करते हैं और ऐसे टेस्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो कंपेरेटिवली मायोकार्डिटिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। कार्डियक एंजाइम जैसे कि ट्रोपोनिन और सीकेएम भी कई बार पॉजिटिव आ सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार हार्ट अटैक है या नहीं ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे केस में कई बार डायग्नोस्टिक एंजियो भी करके देखना पड़ता है कि पेशेंट को कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। एंजियोग्राफी रूटीनली इस तरह के पेशेंट्स में नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ किसी में अगर ईसीजी पैटर्न ऐसा है कि पेशेंट को हार्ट अटैक का डाउट लग रहा है और पेशेंट को छाती में दर्द वगैरह भी है, ट्रोपोनिन और कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव है, रिस्क फैक्टर्स है जिसमें हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को, तो वैसे केस में एंजियो करके देखना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है कार्डियक बायोप्सी। कार्डियक बायोप्सी में बेसिकली एक बायोप्सी कैथेटर या एक टूल लेके उसका एक कैथेटर हार्ट राइट साइड के हार्ट में पास किया जाता है और हार्ट के दीवारों से और हार्ट के बीच वाले जो सतह जिसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं वहां से छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है। इस टुकड़े को बाकी किसी भी बायोप्सी टेक्निक की तरह जैसे टुकड़े को हम स्टेनिंग करके पैथोलॉजिस्ट लोग असेस करते हैं और उसमें सूजन की करने वाले कितने सेल्स हैं और कितने टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है वो कंपेरेटिवली अगर कोई सब्सटेंस डिपॉजिटेड वगैरह भी है तो ये भी पता चल जाता है। कार्डियक बायोप्सी काफ़ी इन्वेजिव टेस्ट है इसलिए रूटीनली इसे नहीं किया जाता है, इसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती करके किया जाता है। कभी कभार इसमें हार्ट को परमानेंटली डैमेज होने का चांस, धड़कन अनियमित होने का चांस और इसके दौरान हार्ट के रप्चर होने का चांस भी थोड़ा रहता है, इसीलिए इसको रूटीनली नहीं किया जाता है, बहुत सिलेक्टेड केसेस में ही करते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे पाता है, इसलिए इसको एज अ रिसर्च टूल ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। रूटीन केसेस में सिर्फ बीमारी को समझने के लिए और उसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को जज करने के लिए बायोप्सी ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। इसको करने के लिए ज़्यादातर पेशेंट को कैथ लैब में रखना पड़ता है और एक आध दो दिन के लिए एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। कैथ लैब में इसको किया जाता है जिसमें हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसमें एक कैथेटर हार्ट के पास हम पास करते हैं और उसमें बायोप्सी का जो फॉर्क है उससे हम एक हार्ट का टुकड़ा निकालते हैं। ज़्यादातर ये ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको हम रूटीनली नहीं करते। स्पेसिफिकली कुछ केसेस में जहाँ डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है, एमआरआई से ज़्यादा नहीं पता चल पा रहा है या कौन सा सब्सटेंस हार्ट में डिपॉजिट हुआ उसको स्टेनिंग अगर हमें करना है तो वैसे केसेस में हमें बायोप्सी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब बात करेंगे मायोकार्डिटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। ज़्यादातर मायोकार्डिटिस का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, ज़्यादातर पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सूजन कम करने के लिए स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा उनका भी रोल नहीं है, उससे भी सूजन पूरी तरह कम नहीं की जा सकती है। ज़्यादा कुछ इसमें ट्रीटमेंट नहीं आता, ये अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन हाँ परमानेंटली डैमेज भी कई बार हार्ट को कर सकती है और इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ज़्यादातर दवाइयों का पर्पज़ ये है कि अगर किसी को हार्ट फेलियर वगैरह हो रहा हो तो उसको हम दवाइयों से मैनेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर किसी के लंग्स में पानी वगैरह भर जाए तो उसको निकालने की दवाई देते हैं। गति का अगर प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करते हैं। अगर किसी को गति कम हो गई तो उसको बढ़ाने की मेडिसिन दे सकते हैं। ज़्यादातर 50 to 70% केसेस रिकवर हो जाते हैं, 30 to 40% केसेस पार्शियली रिकवर नहीं हो पाते हैं, 10-20% लोगों की मृत्यु भी हो सकती है इसमें। ऐसे लोगों में सर्जरी का ज़्यादा रोल नहीं है, सर्जरी से कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों को अगर धबकारे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और गति बार बार अनियमित हो सकती है, उनको इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर लगाया जा सकता है जो कि हार्ट के रिदम को मॉनिटर करता है और गति अगर कम है तो पेसमेकर की तरह काम करके गति को बढ़ा सकता है और गति अगर ज़्यादा है तो शॉक करके या ओवरड्राइव पेसिंग करके हार्ट की गति को नॉर्मलाइज भी कर सकता है। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होता है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में बेसिकली प्रेगनेंसी के लास्ट महीने और डिलीवरी होने के 1 महीने बाद तक और फीमेल पेशेंट्स का जब वो डिलीवर करते हैं बच्चे को तो हार्ट फेलियर हो जाता है। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में बेसिकली हार्ट में वायरस का इन्फेक्शन होने की वजह से या बॉडी में कुछ हार्मोन्स और साइटोकाइंस की वजह से या एंटीबॉडीज की वजह से हार्ट को डैमेज हो जाता है। बाकी कार्डियोमायोपैथीज के कंपैरिजन में पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट रहता है और ज़्यादातर 50 to 70% केसेस इसमें फुली रिकवर हो जाते हैं और पंप फंक्शन भी पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। काफ़ी केसेस का लेकिन इसमें अगर हार्ट बहुत ज़्यादा फेल हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है, तो इसलिए इसमें रिस्क तो है। और प्रेगनेंसी के लास्ट टाइमेस्टर में ज़्यादातर लोगों को इको स्कैनिंग वगैरह करके इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसे लोगों को
ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल करने की दवाई नहीं आती है, सिंपल हार्ट फेलियर की मेडिसिन दिया जाता है इनको। और ज़्यादातर लोगों को ये हिदायत दिया जाता है कि दोबारा प्रेगनेंसी प्लान ना करें, क्योंकि दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करने में कई बार रिकरेंस हो सकता है। 30 to 40% केस में पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी सेकेंड प्रेगनेंसी में भी वापस आ सकता है, क्योंकि बेसिकली बॉडी के एंटीबॉडी सिस्टम्स और हार्मोनल लेवल्स पे से काफ़ी रिलेटेड रहता है, तो इसलिए दोबारा प्रेगनेंसी करने के टाइम पर भी आ सकता है। इसके अलावा एक स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी होता है, जिसमें कई बार लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर किसी को स्ट्रेस हो, या रिसेंटली कोई फैमिली मेम्बर वगैरह की अगर डेथ हो गई हो, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अगर किसी को हुआ हो, तो व्यक्ति का हार्ट डायलेट हो जाता है। इसको टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इसमें हार्ट का जो टिप का हिस्सा है वो एक तरह से बलून होकर फूल जाता है, और वो एक टाकोत्सुबो बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब एक ऑक्टोपस कैचिंग पॉट है। एक मटका जैसा होता है जिसमें जापानीज लोग ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, वो शेप का हार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका हार्ट का टिप पोर्शन काफ़ी फूल जाता है, डायलेट हो जाता है। ये कार्डियोमायोपैथी भी काफ़ी रिवर्सिबल है, और इसमें ऑलमोस्ट स्ट्रेस फैक्टर अगर अच्छे से कंट्रोल हो जाए तो थोड़े दिन के बाद हार्ट अपने आप नॉर्मल हो जाता है, और व्यक्ति की जान पूरी नॉर्मल भी हो सकती है, दवाइयाँ लॉन्ग टर्म के लिए बंद भी हो सकती है। पर हाँ, इसमें भी थोड़ा सा मृत्यु का चांस तो है। इसको दवाइयों से अप्रोप्रिएटली मैनेज करना पड़ता है, कोई डायरेक्ट थेरेपी इसमें नहीं आती है। मायोकार्डाइटिस की वजह से जिन लोग का हार्ट अगर वीक हो जाए तो उनको ज़्यादातर केस में लाइफ टाइम थेरेपी लेनी पड़ती है। ये दवाइयाँ बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स या एसी इनहिबिटर्स या आर्नी ग्रुप की मेडिसिन या स्पाइनोलेक्टन एंटागोनिस्ट, ये सारी मेडिसिन जो हार्ट का पंप फंक्शन सुधारती हैं, ये सारी मेडिसिन पेशेंट्स को देनी पड़ती है, और ज़्यादातर देखा गया है कि मेडिसिन लाइफ टाइम देनी पड़ती है। कुछ पेशेंट्स में जहां अगर मेडिसिन थोड़े टाइम के बाद, साल 2 साल के बाद अगर पेशेंट बंद भी कर देता है तो बीमारी का रिलैप्स हो सकता है, और ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं जिसमें दोबारा रिकरेंस होकर हार्ट वापस से वीक हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग के लिए रिकमेंडेड है कि वो दवाई को लाइफ टाइम ले और अपने डॉक्टर्स के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करें। अगर किसी को रिवर्सिबल मायोकार्डाइटिस है, जैसे पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी है या स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी है, और वो साल 2 साल के बाद पूरी तरह अगर नॉर्मल हो जाए, पंप फंक्शन पूरा नॉर्मल हो जाए, 60% तक ये आ जाए, तो फिर उसको बंद भी कर सकते हैं दवाइयों को। लेकिन इसको बंद करने के लिए पहले आपको अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर्ली कंसल्ट करके, प्रॉपर इको चेकअप करा के तभी इसको बंद करना चाहिए। 10-20% में भी बीमारी वापस पलट के भी आ सकती है, दोबारा फिर से हार्ट में वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। बेसिकली थोड़े से जेनेटिक टेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि जिन लोग की टेंडेंसी खराब है बॉडी की, उसमें बार बार इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है और हार्ट बार बार इफेक्ट कर सकता है। इसको दोबारा ना हो, इसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं आती हैं। जब कभी भी ये दोबारा होता है तो उसको पहली बार जैसा प्रॉब्लम हुआ उसकी तरह से ही मैनेज करना पड़ता है। ज़्यादातर कोई डायरेक्ट एंटीवायरल मेडिसिन नहीं आती, सपोर्टिव केयर करके ही हार्ट को रिवाइव या इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, और धीरे धीरे करके ये अपने आप ही रिकवर होने वाली बीमारी है। ज़्यादातर मेडिसिन का रोल इसमें सपोर्टिव ही है, डायरेक्ट थेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आती। कुछ इन्फ्लेमेटरी मायोकार्डाइटिस है जिसमें बॉडी में एंटीबॉडीज बनने की वजह से या सूजन की वजह से अगर प्रॉब्लम होती है, तो उसमें स्ट्रेस को रिड्यूस करने की मेडिसिन, स्टेरॉइड्स या इम्यूनिटी को कम करने वाली मेडिसिन से बीमारी को थोड़ा मदद मिल सकती है। ये टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हार्ट के मसल्स का ये सूजन या इन्फ्लेमेशन की बीमारियों के बारे में ज़्यादा लोग को पता नहीं रहता है, और कई बार अगर किसी का हार्ट अगर वीक हो जाए या फेल हो जाए या कंडक्शन ब्लॉक्स डेवलप हो जाए तो बीमारी के बारे में उनको समझाना काफ़ी मुश्किल पड़ता है कि ये किस तरह की बीमारी है और क्यों होती है, उसमें किस तरह की दवाइयाँ कर सकते हैं, अगर जल्दी पेशेंट को ले आए तो क्या फिजिबिलिटीज़ है ट्रीटमेंट की, वो समझाना कई बार मुश्किल होता है। तो बेसिकली टॉपिक का पर्पज़ ये है कि मायोकार्डाइटिस की बीमारी के बारे में आपको पता रहे, और खासकर प्रेगनेंसी रिलेटेड और स्ट्रेस रिलेटेड मायोकार्डाइटिस के बारे में भी आपको बीमारी के बारे में हमने इस टॉपिक में अवगत कराया। इस चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम आपको हार्ट और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर और अवगत कराना चाहते हैं, ताकि बीमारी के बारे में आपको समझ रहे और बीमारी को आप बेटर मैनेज कर सकें, आप आपके डॉक्टर्स के साथ बेटर बीमारी को डिस्कस कर सकें। हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ अपने डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार आपको टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार पार्शियली करेक्ट पार्शियल गलत भी होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई और टॉपिक है जिस बारे में आप चाहते हैं कि हम आप अगले टॉपिक्स या अगले वीडियोस में कवर करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, तो हम सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में उस बारे में भी या उस टॉपिक्स के बारे में कुछ और एस्पेक्ट्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं।